बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। बजट मंजूर हो चुका है 2024 का 25 का। सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दिए हैं। कौमी असम्बली में इस पर बहस हुई है, मगर बजट अशराफिया का बजट है और इसके ऊपर हर तरफ से तनकीद भी हो रही है। ये बजट जिसमें कि मरात याफ्ता तबके के ऊपर उस तरह से घेरा तंग नहीं किया गया, लेकिन आवाम के ऊपर जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस की भरमार कर दी गई है। कुछ सियासी जमातें, ख़ास करके साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाक़ान अब्बासी साहब इस बजट को एक नाकाम तरीन बजट जो है वो करार दे रहे हैं। बदतरीन बल्कि बजट का उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। ये पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, ज़ाहिर है उसमें एक सबसे बड़ा मसला इस वक्त मईशत का मसला है। ये बजट यहाँ से मंजूर हो चुका है, पाकिस्तान के हुकूमत ने इसको अडॉप्ट कर लिया, लेकिन क्या IMF भी इस बजट को मंजूर करेगी? उनकी क्या क्या शराइत थी, उनके क्या क्या मुतालबात थे और क्या पाकिस्तान की हुकूमत ने उन सारे मुतालबात और शराइत को मद्देनज़र रखा है? ये एक बहुत अहम सवाल है जिसके ऊपर आज के इस प्रोग्राम में हमने बात करनी है। लेकिन ये भी बताएं कि हाजिर सर्विस और रिटायर्ड सिविल फौजी अफसरान को प्रॉपर्टी की फ़रोख्त या ट्रांसफ़र पर टैक्स इस्तिस्ना जो है वो दिया गया है। इसके अलावा खाने पीने की चीज़ों के ऊपर भी ख़ास करके दूध और मोबाइल फ़ोन्स पर भी GST बढ़ाया गया है। महंगाई का एक तूफ़ान है जो कि आने को है और इसी तरह से तनख्वाहदारों पर, यानी जो तनख्वाहदार तबका है प्राइवेट सेक्टर का, उसके ऊपर भी टैक्सों की भरमार कर दी गई है और हुकूमत पर उम्मीद है कि इस सिलसिले में उनको जो है वो पाकिस्तान के अवाम उसके बावजूद सराहेंगे। क्या होगा क्या नहीं होगा, ये एक बहुत अहम सवाल है। IMF के मुतालबों से लेके पाकिस्तान की मईशत तक मिफ्ता इस्माइल साहब से खुसूसी बातचीत हम करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और प्रोग्राम के अगले में कुछ बात होगी आज सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जो नशिस्तों का मामला है, मखसूस नशिस्तों का, सुप्रीम कोर्ट में बहुत अहम समाअत हुई है, क्या मिल सकती है नशिस्तें, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और मौलाना ने तहरीक इंसाफ के साथ अपने रस्ते जुदा किए हैं, वो एक रियल अपोजिशन बन पाएंगे? वो इस वक्त क्या पाकिस्तान के अवाम के अंदर जो है वो जो जज्बात हैं उसकी तर्जुमानी वो कर सकते हैं? इसके ऊपर भी और तहरीक इंसाफ के अंदर की तकसीम मज़ीद गहरी होती चली जा रही है। प्रोग्राम के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अगले हिस्से में हमारे साथ पैनल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बजट आपने पढ़ा है? जी जी। अच्छा, मैं तो सुन रही थी अता तारड़ साहब ने कहा है कि आपने बजट की किताब पढ़ी नहीं है और आपने कह दिया है कि ये बदतरीन बजट है। सिर्फ ये तनकीद बड़ा तनकीद है या वाकई आप समझ रहे हैं? बजट की किताब मैंने पढ़ी है और आप जानती हैं कि मैं ये बजट की किताब खुद भी लिख चुका हूँ 2 मरतबा। तो मैंने किताब पढ़ी है, शायद अब्बासी ने भी ये किताब पढ़ी है और हम हर जो भी शुमारा जात हमने पेश किए हैं, शाहिद भाई ने पेश किए, मैं सबके पीछे खड़ा हूँ। मगर आप कह रहे हैं 500 अरब रुपए के PSDP के जो है वो कहते हैं तारड़ साहब के नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ऐसे नहीं दिए गए पैसे जो कि MNAs को बांटे जा रहे हो? MNAs और MPAs कहा था शाहिद साहब ने कि 500 अरब रुपया MNAs और MPAs को दिए जा रहे हैं। अब थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप है मेरे ख्याल से पंजाब में और वफाक में, तो शायद अता तारड़ साहब को नहीं बताया गया है कि पंजाब के हर MPA को भी 1 अरब रुपया दिया गया है प्रोजेक्ट्स में। इसी तरह सिंध, KP और बलूचिस्तान में हुआ है, ये होता है। और 75 अरब रुपया जो है वो मुख्तस किया है वफाक ने। तो 75 अरब भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन 500 अरब रुपया मैं आपको आने पैसे से गिनवा सकता हूँ कि जो MNAs और MPAs की स्कीमों के लिए उनको दिया गया है उस बजट में, जिस बजट में आप ये समझते हैं कि कौम से ये कुर्बानी लेनी चाहिए कि बच्चों के दूध पे हम टैक्स लेंगे, इन्फेंट फार्मूले पे, जिस पे हम पैकेज मिल्क पे टैक्स लेंगे, जिस पे हम दिल में जो स्टेंट लगता है हार्ट अटैक वाले से, उससे हम सेल्स टैक्स लेंगे, चैरिटेबल हॉस्पिटल से जो बैकबोन है हमारी मेडिकल उसका, क्योंकि हुकूमत की अस्पताल है तो आप जानती हैं कैसी है, हम उनसे टैक्स लेंगे। लेकिन हम 500 अरब रुपया खर्च करेंगे MNAs और MPAs के प्रोजेक्ट। हम 24% खर्च बढ़ाएंगे करंट एक्सपेंडिचर्स। लेकिन ये पहली बार तो नहीं हो रहा। आप भी जब वजीर खजाना थे तो PSDP तो रखते हैं ना, तरक्याती फंड्स के बगैर तो कैसे? 1400 अरब रुपया इन्होंने PSDP पे रखा। पिछले साल कुछ 500 कुछ अरब रुपया खर्च हुआ था। 1400 अरब रुपया एक रखा, 100 अरब रुपया उसके बाद मुख्तस किया है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से होगा और 200 अरब रुपया हुकूमत की कंपनियां खर्च करेंगी। अब इसको इन्होंने टैक्स कुछ कम करके, लेवी कम करके कम किया है 200 अरब रुपये से। लेकिन आप जब इतने मुश्किल में हों कि जब आपको बच्चों के दूध पर टैक्स लगाना पड़ रहा है,
जब इतनी मुश्किल में हो कि हार्ट अटैक के स्टेंट्स पे आपको टैक्स लगाना पड़ रहा है तो मुश्किल तो हो गई ना। इतनी मुश्किल में हो गए कि तनख्वाहदार तबके के ऊपर आपने 35% एक टैक्स मैक्सिमम लगाया जी हाँ, और उस टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया है, यानी कि टैक्स देने के ऊपर भी टैक्स लगाया 8 लाख की तनख्वाह से ज़्यादा। 75,000 वाले की तनख्वाह का आपने टैक्स डबल कर दिया, 1 लाख रुपए वाली तनख्वाह का टैक्स डबल कर दिया, सब 1250 से बढ़ा के आपने 2500 कर दिया। 5 लाख की तनख्वाह वाले की आपने टैक्स 22,500 रुपये से बढ़ाया, 91,250 रुपये से बढ़ाकर 1,13,750 रुपये कर दिया। जब आप इतने टैक्सेस लगा रहे हैं, आप जो लेकिन टैक्स नेट में जो है वो कोई इजाफा नहीं उस तरह से। बिजनेस इंडिविजुअल्स हैं हाँ। उनको अभी जो टैक्स है, हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट है वो 49.5% है कि आपकी आधी कमाई हुकूमत लेके जाती है। ये टैक्स होते हैं स्वीडन के अंदर। यानी जो टैक्स दे रहा है उसको सजा है कि वही दे। नए टैक्स ना एग्रीकल्चर पे टैक्स लगा है, ना ही जो अशराफिया है, खास करके आप देखें ना, ये जो प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त है उसके ऊपर एग्जाम्पशन है। अब कोई कौम सवाल पूछेगी ना कि आप जब बिजनेस इंडिविजुअल्स के ऊपर ये टैक्स लगा रहे हैं कि अपनी आधी तनख्वाह 49.5%, फिर आधी नहीं बोलता हूँ फिर उनको बुरा लग जाएगा, आधी में से 0.5% कम, 49.5% तनख्वाह का आप कह रहे हैं अपनी इनकम हमको दे दो। आप क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं? लेकिन वो क्या करे, IMF उनसे कह रही है, वो कहाँ से पैसे लेंगे? आपको IMF उनको कहाँ से लेने चाहिए थे जो उन्होंने नहीं लिए? वो मैं बता देता हूँ। आपको IMF ने कहा था कि आप 1700 अरब रुपए का PSDP से शुरू करें। आपको IMF ने कहा था कि आप 24% जारी अखराजात बढ़ाएं, सूद में ना करके। अगले साल तो इन्फ्लेशन 15% है, तो आपने 24% बढ़ाया। अगर टोटल, मैं तनख्वाह के ऊपर मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बाकी एक्सपेंसेस आपने बढ़ाए। ये आपको IMF ने कहा था। आपको IMF ने तो कहा था कि एग्रीकल्चर टैक्स को और प्रॉपर्टी टैक्स को देखो, आपने वो बात नहीं करी। IMF ने कहा था कि NFC अवार्ड को देखो, आपने वो बात नहीं करी। आप 200 अरब रुपए से ज़्यादा जो है वो टैक्स ज़ाया करते हैं जो ईरान से स्मगल होकर डीजल आता है। आपको IMF ने कहा है कि वो इस पर टैक्स ना लो, इधर लाइक पेट्रोलियम लेवी तो कम से कम उनसे ले लें। आपको IMF ने कहा है कि ये 12 कंपनियां जो सिगरेट की हैं, जो 200 अरब रुपए की टैक्स चोरी करती है, जो सबको पता है, आपको IMF ने कहा है कि वो ना करो। आपको कौन सी चीज़ IMF ने कही है जिसकी वजह से आपको ये टैक्स लगाने जो IMF ने कहा, मसलन मैं आपसे ये डायरेक्टली पूछ लूं कि उनके मुतालबात क्या थे जिनके मुताबिक इस बजट को पेश होना था और वो नहीं हुए, क्योंकि आगे हम डील में जा रहे हैं। एक नॉन नेगोशिएबल उनका मुतालबा होता है कि आप प्राइमरी सरप्लस दिखाएं कि अगर आप डेट सर्विसिंग निकाल दें, जो 9,800 अरब रुपए, 9,775 अरब रुपए, अगर उसको निकाल दें तो बाकी अखराजात आपको पूरे मीट करने चाहिए। ये IMF की नॉन नेगोशिएबल शर्त होती है कि 1% आप वो दिखाइए। वो इन्होंने दिखाया है, ठीक। लेकिन अगर आप अखराजात कम करते हैं और इस बजट से जब इतनी कौम से आप कुर्बानी मांग रहे हैं तो 30% ADBs और SPSDP बढ़ाने की क्या ज़रूरत थी? जब आप कौम से 10% सरचार्ज मांगते हैं तो 4 में से 3 हुकूमतें तो आपकी ये सूबे की हुकूमतों कहते हैं कि ये जो तुमको डिविजिबल पूल से पैसे मिल रहे हैं उसमें 10% हमको दे दो। और जबकि बिजली की कीमतों में इजाफा, गैस की कीमतों में इजाफा, पेट्रोल तो हो ही गया है जी, जिसके ऊपर कल जो उन्होंने कहा कि वज़ीर ख़जाना साहब ने, कि मिफ्ता साहब ने, फिर रिटेल के ऊपर भी उन्होंने बात की है कि वो टैक्स ठीक था जो लगा था। लेकिन ये फिर अगर ये कितना इजाफा और होगा बिजली की, और कितनी कीमतों में? यानी हर दूसरे महीने ये सुन रहे होते कि बिजली की कीमतों में इजाफा हो गया। देखिए, बिजली की कीमतों में मसला ये है कि एक सिंगल बायर है हुकूमत पाकिस्तान, उसकी सारी इनएफिशिएंसीज जो होती हैं, सारी जो चोरियाँ होती हैं, सारी जो कॉस्ट होती है वो कंज्यूमर बेयर करता है। पहले ये था कि टैक्स पेयर बेयर करता था, हम सिर्फ बढ़ा देते थे सर्कुलर डेट। अब वो क्योंकि तकरीबन 2500 अरब रुपया ऐसा कुछ हो गया है तो IMF वो नहीं बढ़ाने देती, तो आपके तेज़ी से बिल बढ़ते रहते हैं। मैं वज़ीर ख़जाना के बारे में इतना ज़रूर कहूँगा, इसलिए नहीं कि वो मेरे दोस्त भी हैं, कि अगर उनकी मंशा भी मान लेते ना, वो जब ये कह रहे हैं ना कि मिफ्ता की जो टैक्स लगाया था वो अच्छा है, वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि काश मुझे भी तुम लगाने देते। आपने नहीं लगाने दिया उनको फिक्स टैक्स दुकानदारों के ऊपर, इसलिए उन्होंने जाके 2.5% टैक्स लगा दिया मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर अपनी मसनूआत पे जो उनको बेचते हैं। अब वो 2.5% कौन देगा? यू थिंक के कंपनीज पे? नेवर पे। द कंपनी ओनली कलेक्ट टैक्स। 2.5% अब कीमतें बढ़ जाएंगी। यानी इस हुकूमत ने उनको वो टैक्स नहीं लगाने दिया जो आपने लगाया था, और वो आपकी तारीफ कर रहे हैं, दबे लफ्जों में कह रहे हैं कि मुझे करने दें। मेरे ख्याल से तो यही बात है। अगर किसने नहीं लगाने दिया उनको? वज़ीर आज़म ने नहीं लगाने दिया, वही कहेंगे ना हम। सियासी हुकूमत ने, जी, क्योंकि उनका वोट बैंक है। क्या कोई वोट बैंक है इस वक्त? देखिए, वोट बैंक तो I mean, इससे बच जाता है वोट बैंक। मैं तो इसलिए भी पूछ रहा हूं कि आप फॉर्मर लीगी हैं। सच्ची बात यह है तो कि ना PSDP पे खर्चा, पिछले साल जाते जाते इस हुकूमत ने 90 करोड़ रुपया हर MNA को दिया था, राइट? क्या हुआ नतीजा? आपको तो फाउंड 47 पे आए हैं ना आप तो।
تو یہ اب عوام جو ہے اس جھانسے میں نہیں رہتی کہ آپ نے وہاں پہ سڑکیں بنا دی، بن گئی ہیں سڑکیں، ہم کو بھی پتہ ہے کہ سڑکیں کتنے کی بنتی ہیں اور جیب میں کتنے جاتے ہیں، یہ سب کو پتہ ہے۔ آپ نے پی ایچ ڈی پی ختم کرنا ہے، خان صاحب بھی بات کرتے تھے کہ پی ایچ ڈی پی ختم کرنا ہے، لیکن خان صاحب نے بھی بڑھا دیا اس کو، اور اے ڈی بیز اب بھی چل رہے ہیں، کے پی میں بھی چل رہے ہیں۔ یہ مطلب میں صرف یہ نون کی حکومت کی بات نہیں کر رہا ہوں، پیپلز پارٹی بھی یہ کر رہی ہے اور وہ کے پی میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ اور بلوچستان کے اندر تو اسما بہن مطلب یہ مطلب آوے کا آوا ہی ٹیڑھا ہے، جس طرح کہ وہاں پہ پیسے میں کرپشن ہوتی ہے۔ 3000 پچھلی جو اسکولیں بنی ہیں بلوچستان میں، اس میں 2700 اسکولیں گوسٹ اسکول ہیں، خالی رکھی ہوئی ہیں، وہ تو صرف آپ کانٹریکٹرز کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے صحیح ہے، لیکن یہ اب آئی ایم ایف کیا کرے گا؟ وہ کیا کہے گا پاکستان سے کہ یہ بڑا زبردست ہے؟ نہیں، آئی ایم ایف کی آپ نے وہ شرط تو مان لی ہے، لیکن آپ آئی ایم ایف کے اوپر نہ ڈالیں۔ یہ آئی ایم ایف کا فیصلہ نہیں تھا کہ 24% جاری اخراجات بڑھانے ہیں، یہ آئی ایم ایف کا فیصلہ نہیں ہے کہ آپ ٹیکس نہیں لے رہے ڈیزل کے اوپر جو اسمگل ہو کے آتا ہے، یہ آئی ایم ایف کا فیصلہ نہیں ہے کہ آپ فاٹا کے اندر آپ نے گھی ملوں کو اور اسٹیل ملوں کو تو آپ نے چھوٹ دے دی ٹیکس کی۔ یہ فاٹا کے عوام کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ کو فاٹا کے عوام پہ خرچ کرنا ہوتا نا تو یہ ٹیکس وہاں سے جمع کرتے اور فاٹا کے عوام کے اوپر وہ خرچ کر دیتے، لیکن آپ نے فاٹا کے عوام کو کوئی بریک نہیں دی۔ وہ اسمگل وہ جو چیزیں بنتی ہیں وہاں پہ وہ فاٹا سے باقی پاکستان میں آ جاتی ہیں اور ہر جگہ بک رہی ہوتی ہیں۔ فاٹا میں کیا آپ کو سستا ملتا ہے گھی؟ فاٹا میں کیا آپ کو لوہا سستا ملتا ہے؟ بالکل نہیں۔ لیکن یہ تو صرف فاٹا کے اندر جو کچھ لوگ فاٹا کے ہیں اور کچھ لوگ باہر سے جا کے فاٹا میں فیکٹری لگائی، یہ تو حکومت بلیک میل ہوئی ہے ان کے ساتھ۔ مطلب یہ سگریٹ کی کمپنیاں جو آپ ان سے ٹیکس نہیں لیتے اگر فاٹا میں ہے تو کیا ان کے فاٹا کے لوگوں کو جیسے ایران سے تیل سمگل ہو رہا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو کافی زیادہ روکا ہے اس کو، اسمگلنگ کو بند کروایا، اس کے باوجود جو ہے وہ پتہ نہیں 600 ملین کے کتنا ملین جو ہے اس کا وہ ابھی تک وہ ٹریڈ ہو رہی ہے، انلیگل ہے یا جو بھی ہے، ڈاکیومنٹڈ بھی نہیں ہے وہ ظاہر ہے۔ تو پھر کیسے اس کو کیسے روکیں گے؟ اس کو روکیں یا چمن بارڈر کو روکیں؟ یہ کیوں نہیں ہو پا رہا ابھی تک؟ میں آپ سے اس لیے جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ وزیر خزانہ رہے، جس دن حکومت اور ریاست یہ فیصلہ کر لے گی کہ یہ رک جائے گا، اس دن وہ رک جائے گا، یہ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں۔ تو یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا؟ یہ فیصلہ نہیں ہو، وجہ جو بھی وجوہات ہوتی ہیں، دیکھیں بہت سارے انٹرسٹ ہوتے ہیں۔ جب آپ 200 ارب روپے کی سیل ٹیکس پی ڈی ایل بچاتے ہیں، اس میں سے 50 ارب روپیہ 100 ارب روپیہ کنزیومر کو پاس آن ہو جاتا ہے، لیکن 100 ارب روپیہ مختلف لوگوں کو ملتا ہے۔ جی ہاں، ٹھیک ہے، تو یہ ایک مافیا ہے۔ جو 30,000 لوگ تو میرا خیال 20 پتہ نہیں کتنے ہزار لوگ تو اسمگلنگ میں شامل ہیں اس کی، جو روز جا کے موٹر سائیکلوں پہ، سوزوکیوں میں، ٹرکوں میں وہ بلو جیری کینز بھر کے لے کر آتے ہیں۔ تو مطلب یہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ a third of the ڈیزل ان پاکستان۔ تو مطلب بہت زیادہ مطلب مہنگائی میں کمی آپ کہہ رہے ہیں 15% پہ جائے گی، ابھی مہنگائی تھوڑی کم ہوئی، اس کے ساتھ یہ دیکھیں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا، پھر ایک زیادہ ہو جائے گی، پھر یہ جی ایس ٹی آ گیا 18% اور زیادہ ہو جائے گی۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ مہنگائی کس حد تک کنٹرول ہو سکتی ہے اور یہ دعوے درست ہیں حکومت کے کہ اگلے برس ہم 12% پہ لے آئیں گے؟ آئی ایم ایف سوچتا ہے، آئی ایم ایف کی وہ پروجیکشن ہے 13.5%، جس پہ حکومت نے تقیہ کیا ہے اور ریونیو اسی طرح پروجیکٹ کیا ہے۔ میرے خیال سے 15 کے اوپر نہیں ہونی چاہیے، ماں سوا اس کے کہ خام تیل کی قیمتیں دنیا بھر میں بہت بڑھ جائیں تو وہ پھر حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ لیکن وہ کموڈٹی کی سپر سائیکل تھی جو بہت پیک پہ تھی 2022-23 میں، وہ اب کم ہو گئی ہے۔ تو اب گندم کی قیمت کم ہو گئی ہے، آج بھی گندم جو دنیا بھر میں ہے وہ پاکستان سے 10 روپے سستا ہے۔ گندم کی قیمت کم ہو گئی ہے، خوردنی تیل کی قیمت کم ہو گئی ہے، دیگر چیزوں کی قیمت کم ہو گئی ہے، خام تیل کی، اس کی چیزیں کم ہو گئی، تو یہ قیمتیں جو ہیں کم ہو گئی ہیں۔ سو ہم انفلیشن تو کم ہوگا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، 15% تک ہو جائے گا میرے خیال سے، ہو سکتا ہے 13 مہنگائی کم ہوگی۔ مہنگائی کی چیزوں میں یہ لوگ اکثر کنفیوز ہو جاتے ہیں، چیزوں کی قیمت کم نہیں ہو رہی، چیزوں کی قیمت بڑھنے کی رفتار کم ہوئی ہے۔ انفلیشن از دی ریٹ آف چینج آف پرائسز۔ تو اس صورت میں اگر آپ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ جولائی اگست کے اندر جو ہے وہ بہت عوام کے اندر ایک کشمیر جیسی صورتحال ہوگی، یہ ان کا ایک سٹیٹمنٹ آیا تھا۔ اور اب اگر ہم دیکھیں تو اگست کے اندر جو بل آئیں گے، جس طرح سے باقی چیزیں ہوں گی، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کوئی لاوا عوام کے اندر پھٹ رہا ہے اور سیاسی جماعتیں اس کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے گیج نہیں کر پا رہی؟ از اٹ ٹرو؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کی ترجیحات جو ہیں وہ نہیں ہیں جو عوام کے مسائل ہیں۔ جو تنخواہ دار طبقے کے اوپر آپ سوچیے کہ یہ جو ٹیکس تھا 5 لاکھ کی تنخواہ کے اوپر 91,000 ٹیکس تو دے رہے تھے کافی عرصے سے، آپ نے ٹیکس بڑھا کے 1,13,000 کر دیا ہے۔ لیکن کیا پچھلے 3 سالوں میں مہنگائی بڑھی ہے؟ کیا پچھلے 3 سالوں میں بجلی کے بل بڑھے ہیں؟ کیا پچھلے 3 سالوں میں گیس کے بل بڑھے ہیں؟ اگر یہ ساری چیزیں بڑھی ہیں
और ये सब चीज़ों में महंगाई आई है, तो क्या 5 लाख रुपए कमाने वाला, जो कि पाकिस्तान में मिडिल क्लास एंड अपर होते हैं, क्या उनके पास महीने के अंदर 1,13,000 रुपया बचता है जो हुकूमत को दे सकें? और हुकूमत उसके एवज क्या सर्विस दे रही है? आप पूरे पाकिस्तान में किसी पुलिस थाने में जाकर एक FIR कटवा सकते हैं बगैर पैसों के? नहीं सर, वो तो उसके अलावा आप देखें ना, जो डिस्पैरिटी है, आई मीन टोल प्लाज़ा के ऊपर जो आवाम है उनके लिए कुछ और है, ख्वास के लिए कुछ और है, अशराफिया के लिए कुछ और है। तो इस तरह से तो छोटी छोटी चीज़ें जो कि लोगों के अंदर गम और गुस्सा लाते हैं। अभी आपकी पार्टी भी लॉन्च होने लगी है, आपकी पार्टी क्या कर लेगी? क्या मुख्तलिफ चीज़ें लाएगी? क्या आवाम के जज्बात का इजहार करेगी अवाम पाकिस्तान या अवाम पाकिस्तान के नाम से? मैं उसको कह सकती हूँ आप पार्टी, या क्या आप अवामी पार्टी, आम पार्टी? बहन देखें, एक ये सोच है शाहिद साहब की, मेरी और दीगर दोस्तों की। डॉक्टर तारिक बनूरी हमारे साथ हैं, HEC के चेयरमैन थे। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा हमारे साथ हैं। बहुत सारे और यंग लोग साथ हैं, यंग ख़वातीन साथ हैं। टेक्नोक्रेट्स की पार्टी है, उन लोगों की पार्टी है जो सियासत में अब तक नहीं थे। हमारे पास सियासी लीडरान भी साथ हैं। सरदार मेहताब अब्बासी साहब हैं, ज़हीम कादरी साहब हैं, कराची से MNA थे, शेख सलाउद्दीन वो साथ हैं, जावेद अब्बासी साहब साथ हैं। तो सियासी लीडरान भी साथ हैं। लेकिन बहुत सारे हमारे पास PhDs हैं, मेडिकल डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, यंग लॉयर्स बहुत सारे हैं, जो पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है उससे परेशान है, मुतमईन नहीं है हमारी मुल्क की सिमत। तो आपकी पार्टी क्या करे? हमारी पार्टी सिर्फ 2 चीज़ें करना चाहती है। एक तो हम निज़ाम बदलना चाहते हैं। निज़ाम बदलने का क्या मतलब सर? है? आप ये निज़ाम बदलने की बात करते हैं तो तब्दीली याद आ जाती है। तब्दीली नहीं, देखें हम तब्दीली वाले नहीं हैं, लेकिन निज़ाम बदलने का क्या मकसद है? 2 बातें। हर पाकिस्तानी, खा वो मर्द हो, औरत हो, मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, किसी भी सूबे में रहता हो, किसी खित्ते में रहता हो, कोई इसका सोशल स्टेटस हो या कोई इसके वेल्थ स्टेटस हो, हर पाकिस्तानी को आगे लेके आना है। ये नहीं हो सकता कि कौम जाहिल हो। सर बयानिए के बगैर नहीं चल सकती। तो आपके पास बयानिया क्या है? कोई गुलामी नामंजूर, कोई वोट को इज्जत दो, किस किस्म का बयानिया लेके आप आ रहे हैं? देखें, दो बातें हम कर रहे हैं। हर पाकिस्तानी को इकोनॉमिक माशी अपॉर्चुनिटी देनी है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी देनी है आगे बढ़ने की, और ये हुकूमत का फ़र्ज़ अव्वल है कि हर पाकिस्तानी को आगे लेकर आए, ना कि रुकावट बने। दूसरा, जो नौजवान है आज, जो नौजवान मायूस है इस मुल्क से, उसको पर्सनल फ्रीडम देना है। ये नहीं कि उसका वोट भी कोई और डाल दे, उसको या थानेदार या पटवारी या DC। सब लोग आपके पीछे क्यों जाएंगे? ना आपने गुर्बत देखी है, ना आपने बेरोज़गारी देखी है, ना इस्तेहसाल देखा है। एक अशराफिया की जमात लगती है ये। आप हों, अब्बासी साहब हों, बड़े माशाल्लाह लोग हैं। ये इनको आवाम का कैसे पता? क्या पता इनको आवाम के मसाइल क्या है? ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन इससे पहले भी जब आपने मुझसे ये बात की थी तो मैंने कहा था कि और लोग भी पैसे वाले हैं। शायद भाई आज से 4-5 साल पहले पाकिस्तान के 5वें बड़े टैक्स पेयर थे उस साल, ठीक है? आप ज़रा निकलवा लीजिए दीगर जो रहनुमा हैं, और शायद अब्बासी का और मेरा टैक्स रिटर्न भी निकलवा लीजिए। आपने कहा था मनी ट्रेल वाले, मनी ट्रेल के साथ पैसे वाले। नहीं वो सही है, मगर आपको मैं हर वक्त और अल्लाह की मेहरबानी से देखें, मैं कभी भी मैंने गुर्बत नहीं देखी, ये बात दुरुस्त है आपकी। लेकिन जो हम 20, 30, 40, 35 साल में मेरे बड़े भाई और मैं, हम जो सफ़र तय किया है, ख़ासतौर पर बड़े भाइयों की और बहनों की वजह से और वालिदैन की दुआओं की वजह से, तो जो हम सफ़र तय किया है उसमें हमने बड़ी मेहनत करी है। लेकिन अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है इसमें। और मैं ये बात समझता हूँ कि अगर आज मैं सेठ हूँ तो इसलिए कि मेरे वालिद सेठ था एक, और उसने मुझे अच्छी तालीम दे दी और एक मुकाम पे पहुंचा दिया, तो फिर आगे जाना अच्छा होता है। और पाकिस्तान का अलमिया ये है कि लोग पैसे से पैसा कमाते हैं, अकल से पैसा नहीं कमाते। और अकल से इसलिए पैसा नहीं कमाते कि हमारे जो टैलेंटेड गरीब बच्चे होते हैं उनको हम तालीम नहीं देते। हम यही चीज़ तो चेंज करने मगर आप इस्टेब्लिशमेंट के बगैर आएंगे, इस्टेब्लिशमेंट के साथ आएंगे, क्योंकि यहाँ तो सियासी निज़ाम में वही सर्वाइव कर सकता है जो कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ। जितने लोग इस्टेब्लिशमेंट के साथ आए हैं उन्होंने मुल्क का बिगाड़ ही किया है। क्यू लीग से लेकर PTI से लेकर आज PDM को देख लें, ये जो मुस्लिम लीग को PDM 2 को देख लें, ये इन्होंने मुल्क का बिगाड़ ही किया है। हमने ये वादा किया है लोगों से कि हमारी रिलेशनशिप इस्टेब्लिशमेंट से वो होगी जो आइन में लिखी है। यानी आप मुदाखलत नहीं करने हम ना मुदाखलत मांगते हैं ना उनसे। अब अब्बासी साहब नहीं है, मगर उनके दौर में तो मुदाखलत होती रही और ठीक ठाक मुदाखलत हुई, उन्होंने इजाज़त भी दी। देखें, इजाज़त वज़ीर आज़म नहीं देता, ये आप भी जानती हैं, ठीक है? गुजारिश मेरी ये है कि हम कभी भी नहीं गए कि हमारी मदद करो, ठीक है? हमारा बस नहीं चलता किसी और के ऊपर कि आप सियासत में ना आए, लेकिन हमारा बस अपने आप के ऊपर चलता है। हम किसी से मदद नहीं मांगते, ना हमारी किसी ने मदद की है, ना हमारा किसी ने रास्ता रोका है। सच्ची बात है, ठीक है? हम अपना काम कर रहे हैं। हम अगर आएंगे कभी पावर में तो सिर्फ आपके वोट से आएंगे।
ना RTS बंद करके आएंगे, ना फॉर्म 47 पे आएंगे, वरना नहीं आएंगे। मैं समझता हूँ कि इज्जत की हार अच्छी है बेईमानी की चीज़। तो आप अपोजिशन की हकीकी नुमाइंदा जमात बनने की अहलियत इस वक्त रखते हैं, जिसकी कि बहुत ज़रूरत है? आज भी देखिए ना कि जब मेरी और शाहिद भाई की प्रेसर थी, तो उसके बाद हुकूमत के वज़राओं को प्रेस करनी पड़ी, तो थोड़ा बहुत तो वज़न है ना हमारी बातों में। नहीं, काफ़ी वज़न है। तो ये बात तो है। और ये वज़न इस्टेब्लिशमेंट के बगैर है। यार आप देख लीजिए, हमको तो हमारा तो 2 महीने लगे हैं पार्टी रजिस्टर कराने में, दूसरे लोगों की तो 1 दिन में होके आती है। आप क्या बात कर रही हैं? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुन रहे थे मिफ्ता इस्माइल साहब की, और ज़ाहिर है कि इरादे हैं उनके, नई पार्टी उनकी अवाम पाकिस्तान या अवाम पाकिस्तान के नाम से जो है वो जल्द इसी वीकेंड के ऊपर लॉन्च होने जा रही है। उस पर भी एक अलग प्रोग्राम ज़रूर रखेंगे। पार्टियां बहुत है, उनके आपने गुफ्तगू सुनी कि नज़रिया क्या है, बयानिया क्या है। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मामला हो या एक रियल अपोजिशन की सूरत में मौलाना फजल रहमान साहब की आवाज़ हो, इन सारे मामलात के ऊपर पाकिस्तान की मुस्तकबिल का खाका क्या बनने जा रहा है, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं, और हम प्रोग्राम से पहले हिस्से में मिफ्ता इस्माइल साहब से बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की जो अशराफिया है उसको किस तरह से इस बजट के अंदर मिराद दी गई है। मेरे साथ इस वक्त तैमूर झगड़ा साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना खैबर पख्तूनख्वा के जनाब हाफिज़ अब्दुल्ला साहब, जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमा हैं, उनके मरकज़ी इत्तलात के सेक्रेटरी भी हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। मैंने अगर कम कर दिया कहीं पर तो मुझे आप सही कर सकते हैं। और खुरम दस्तगीर खान साहब भी हमारे साथ हैं, फाइनली साबिक वज़ीर रहे हैं, वफाकी वज़ीर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा। तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया। हाफिज़ साहब, आपसे शुरू करना चाह रही हूँ, बजट हो या सियासत हो, इस वक्त मौलाना ने सबसे बड़ा ऐलान जो कल किया, उन्होंने कहा हम तहरीक इंसाफ के साथ नहीं चलेंगे। इस वक्त जो है वो एक अपोजिशन की कमी भी महसूस हो रही है, और अपोजिशन जमातें जो हैं वो शायद अवाम के सफ़े पर आ नहीं पा रही हैं एक जगह पे। वजह क्या है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। एक आपकी तस्दीक कर लूँ जी। मैं इसलिए हंस पड़ा कि आपने मुझे JUI का मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात पुकारा। हाँ, बात तो अच्छी है लेकिन सच नहीं है। मैं मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात नहीं हूँ। चले सर, तर्जुमान तो है आप। दूसरी बात यह है तर्जुमान हूँ, खुद साख्ता तर्जुमान। ठीक। दूसरी बात यह है, जहाँ तक आपने बजट की बात की, देखिए बजट 2 रोज़ा हमारा मरकज़ी शोरा इजलास हुआ JUI का, उसमें बजट भी ज़ेर बास आया। तो इत्तेफाक मजलिस शूरा ने बजट को मुस्तरद कर दिया। वो इसलिए कि ये अवामी बजट नहीं है। और अदब के साथ मेरे भाई खुरम दस्तगीर साहब भी तशरीफ़ फरमाया सुन रहे हैं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने असम्बली फ्लोर पर कहा कि ये बजट हमने तन्हा नहीं IMF से मिल के बनाया है। आप ख़ुद बताइए कि IMF से मिल के बजट बनाने में डिक्टेशन किसकी होगी? IMF की होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बजट IMF ने बनाया है, लिहाजा इसलिए इस बजट को हमने मुस्तरद किया। एक बात। दूसरी बात यह है कि इसलिए हमने मुस्तरद किया कि इस बजट में टैक्स और बिलखुसूस तनख्वाहदार तबके पर। जी हाँ, ठीक है ना, प्राइवेट सेक्टर के तनख्वाहदार तबके पर। बिल्कुल। तीसरी बात, 2018 में गैर मुल्की कर्जा पाकिस्तान के पर 28,000 अरब रुपये, और 2000 अभी तक पहुँच की है 67,000 अरब। कानूनी माहिरीन कहते हैं, मैं कानूनी माहिर नहीं हूँ, कानूनी इक्तिसादी माहिरीन माशी माहिरीन कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ। जो मैंने पढ़ा है, आपका मैंने पढ़ा या किसी और का पढ़ा, मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि 2025 में ये कर्जा 99,000 अरब तक बढ़ेगी। जी, और $25 बिलियन भी हमने वापस करने हैं कर्जे की मद में। तो कम से कम अगर यहाँ पे भी मैं गलत हूँ तो झगड़ा साहब मुझे और खुरम साहब ठीक कर सकते हैं। फिर आप बताएं, बजट हमने पेश किया है 19 खरब का, तकरीबन कुछ कम 19 खरब का। हम टैक्स कलेक्ट करेंगे 12,000 अरब।
गुज़िश्ता साल हम 8,000 कलेक्ट न कर सके तो 12 को कैसे कलेक्ट करेंगे? जो IMF का मुतालबा है हाँ, इस तो वक्त। उस 12 यानी 19 खरब है। लेकिन उसके बावजूद अवाम की नुमाइंदगी पार्लियामेंट के अंदर भी उस तरह से नहीं हो रही और अवाम की बाहर भी नहीं हो रही, क्योंकि अपोजिशन जो है वो एक सफ़े पे नहीं है। एक बात, दूसरी माजरत के साथ जमीयत उलमाए इस्लाम के अपने मफादात हैं, तहरीक इंसाफ के अपने मफादात हैं। नहीं इस तरह नहीं। अच्छा, किस तरह? एक और बजट पर कर लूँ, ये पेट्रोल की कीमत बढ़ गई 7.5 रुपये, बिजली की यूनिट की कीमत बढ़ गई 5.5 रुपये। सुना है कि ये बढ़ेगी फी यूनिट 100 रुपये तक जाएगी। अभी क्या हम देखते हैं 5.5 रुपये बिजली, 7.5 रुपये पेट्रोल, और पाकिस्तान की ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्री का इन्हिसार इन्हीं दो चीज़ों पर है। तो जब इन्हीं दो चीज़ों पर है तो फिर आप मुझे बताया प्रोटेक्शन की कीमतें बढ़ेगी या घटेगी? मगर पहले भी तो था ना, जिस हुकूमत का आप हिस्सा थे उसमें भी था ना, पीडीएम गवर्नमेंट में भी तो था ये। उस वक्त भी हम यही कहते थे ना। तो अगर आज आप हुकूमत का हिस्सा होते तो भी यही कहते जब जो तब कह तो कीमतें बढ़ेगी। तो फिर आप मुझे बताए बाहर से जो कंपनियां हैं अमेरिका, यूरोप, मगरब की, वो यहाँ इन्वेस्ट करेंगे या हमारे साथ तिजारत करेंगे या बांग्लादेश और भारत के साथ करेंगे? ऑफ कोर्स ये तो हमारे साथ नहीं करेंगे। लिहाजा बजट को अक्सर हमने मुस्तरद किया। जहाँ तक आपने बात की सियासी माहौल की कि इत्तेहाद क्यों नहीं हो रहा है, देखिए जमीयत उलमा इस्लाम के साथ इस पर काफ़ी लंबी बहस मजलिस शूरा में, आपके मजलिस शूरा में काफ़ी बहस हुई। जमीयत उलमा इस्लाम से मौलाना साहब से PMLN ने भी रब्ता किया, मियाँ शहबाज शरीफ साहब आए जिसका हम शुक्रिया अदा करते हैं, PTI के वफूद भी बार बार आए। ये सियासी रब्ते होते हैं, मुज़ाकरात होते हैं, लेकिन हमारा मौक़िफ़ ये है मौजूदा हुकूमत में वो क़ुव्वत नहीं है, वो ताकत नहीं है, वो दम खम नहीं है, जो मौलाना का लफ्ज़ है वो दम खम नहीं है कि वो जमीयत उलमा इस्लाम की तहफ़्फ़ुज़ात का और ख़दशात का इज़ाला कर सके। नहीं कर सकते हैं। आपने नए इंतखाबात का मुताबिक तो लिहाजा मनाने का किस चीज़, मैं तो मना चुका हूँ, मैं तो आपसे अलग सलेक भी करता हूँ, मिलता भी हूँ, आप भी आते हैं, मैं भी आता हूँ, लेकिन मनाने की डेफिनेशन नहीं, क्या? उन्होंने कहा इंफरादी हैसियत में अपनी जंग लड़ेंगे, अब एहतजाज इंफरादी हैसियत यही हमने कहा। दूसरी बात यह है कि हमारे भाई बैठे तैमूर जंगली साहब कि PTI ने भी बार बार रब्ते कि हमने वेलकम किया, आगे भी अगर आते हैं हम वेलकम करते हैं। कमेटी उन्होंने अनाउंस की थी, नाम अनाउंस नहीं किया था। हमने कहा कि जमीयत उलमा इस्लाम मुज़ाकरात के लिए तैयार है, ठीक है, हम PTI वालों को वेलकम कहते हैं, लेकिन यकसुई तो दिखाए। अच्छा, ये झगड़ा साहब, ये यकसुई आपकी तरफ से क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी अपनी जमात के अंदर इतनी तकसीम है, इतने इख्तलाफात हैं कि ये यकसुई हो नहीं पा रही, और ये इख्तलाफात खुद हैं या पैदा किए गए? बिल्कुल, इसमें बहुत चांस है कि ये जो छोटे मोटे इख्तलाफात मतलब कुछ लोगों के हैं, उसमें कुछ जेन्युइन होंगे और यकीनन लगता है कि किए जा रहे हैं। तो ये तो दोनों चीज़ें हैं, और तो यहाँ तक मैं मानता हूँ, क्योंकि ये मानने में मेरे ख्याल में कोई बुरी बात नहीं है। आई थिंक जो हमें पार्टी के अंदर तमाम जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो लीडरान हैं, उनको ये देखना चाहिए कि हमारे पास दो बहुत बड़े कॉजेज़ हैं। एक है पाकिस्तान की जमहूरियत को बचाना, दूसरा है इमरान खान साहब को बाहर निकालना, जिसके साथ रिलेटेड है रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत बड़े हैं। तो आपकी जमात वाकई इंटरेस्टेड है कि खान साहब को बाहर निकाला जाए? क्यों नहीं इंटरेस्टेड? शायद इंसानी फितरत है कि बाज़ लोगों को कभी कभी छोटी चीज़ें जो है वो बड़े मकसद से जो है वो कभी कभी फोकस उनका लूज़ हो जाता है, यू मिस द वुड फॉर द ट्रीज, लेकिन बड़े मकसद पे आते हैं। मैं सिर्फ आपकी इजाज़त से, ये अभी ये एक डिसीजन पब्लिश हुआ है UN वर्किंग ग्रुप ऑन आर्बिट्ररी डिटेंशंस का। अच्छा। और मैं यही कह रहा हूँ कि चूँकि ये क्राइसिस शुरू हुआ है इमरान खान साहब की अरेस्ट से, तो इसमें मैं आपको 2-3 लाइन सुनाना चाहता हूं जो उनकी कंक्लूजन्स हैं। इन लाइट ऑफ द फॉरगोइंग द वर्किंग ग्रुप रेंडर्स द फॉलोइंग ओपिनियन, यानी वर्किंग ग्रुप का ख्याल है कि द deprivation of liberty of Imran Ahmad Khan Niazi being in contravention of articles 3, 9, 10, 19, 20 and 21 of the Universal Declaration of Human Rights and articles 9, 10, 14, 19, 22 and 25 of the International Covenant on Civil and Political Rights is arbitrary,
and falls within category 1, 2, 3, and the working group requests the government of Pakistan to take the steps necessary to remedy the situation of Mr. Khan without delay. یہ پاکستان کے لیے embarrassment ہے. اس کی اردو ترجمہ یہ ہے کہ UN نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو ہاں جی غلط اریسٹ کیا گیا اور ان کی ریمیڈی کی جائے, ان کو اس کا جو ہے بہتر حل نکالا جائے. لیکن ایک سوال جھگڑا صاحب, اب یہ UN ہو یا یہ امریکی نمائندہ ہو, کونسل کانگریس کی جو ایوان نمائندگان, یہ سب پی ٹی آئی کے حق میں کیوں جو ہے وہ کرتے ہیں؟ ان کو فلسطین یاد نہیں آتا, ان کو کشمیر یاد نہیں آتا, یہ سب پی ٹی آئی کے حق میں کیوں بیانات دیتے ہیں اور قراردادیں نکالتے ہیں؟ میرے خیال میں ہمیں جو ہے وہ نہیں ریڈ کرنا چاہیے جو کہ شاید نہیں. اگین ان کے سمپل جواب ہیں. پی ٹی آئی کے حق میں جہاں پہ ایک امپارشل جو باڈی ہوتی ہے وہ بولتی ہے اس لیے کیونکہ یہ بلیک اینڈ وائٹ میں ہم کہہ رہے ہیں جو پاکستان میں پچھلے 2 سال میں ہو رہا ہے. اگر کسی کا ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہوگا تو شاید وہ ایسے نہیں ہوگا. لیکن یہ آپ کو بھی پتہ ہے شاید یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا فار ایگزامپل اوپینین نہیں ہو جو یو ایس کانگریس کی ریزولوشن آئی ہے, لیکن مطلب وہاں پہ جو ان کے عوامی نمائندے ہیں ان دیٹ کیس, تو میں پاکستانی کمیونٹی کو یو ایس میں وہاں تو فلسطین کے بارے میں بڑے احتجاج ہو رہے ہیں, وہاں عوام کیوں عوامی نمائندے جو ہیں سامنے نہیں آ رہے, اور وہ اسی لیے کہ وہ لابنگ نہیں ہے نہیں. ہاں مسلم دنیا لابینگ جو ریزولوشن کے فیور میں ہوئی امریکن پاکستانیز نے کی, لیکن جیسے نیوٹرل کامنٹیٹرز نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ پی ٹی آئی کے 2 لوگ پاکستانی فلسطین کے لیے کیوں بات نہیں کرتے؟ فلسطین کے لیے بھی بات کر رہے ہیں, لیکن فلسطین کے لیے انفارچونیٹلی جو اسرائیلی لابی ہے امریکہ میں اس سے زیادہ شاید مضبوط لابی ہے نہیں. اور آہستہ آہستہ اگر آپ اور خان صاحب کی لابی زیادہ مضبوط ہے نہیں اس میں دیکھیں, یہ ابھی آپ شرارت کر رہی ہیں تھوڑا سا. میں تو سوال پوچھ رہی ہوں سر, کیونکہ اب آپ دیکھیں جہاں پہ وہ دیتے ہیں جہاں پہ پاکستانی کمیونٹی کا وہ ہوتا ہے. ابھی یو کے میں بھی الیکشن ہے. آج میں پڑھ رہا تھا کہ یو کے میں جو لیبر پارٹی ہے جس کو پاکستانی برٹش زیادہ ووٹ دیتے ہیں ٹپکلی, ان میں کم ترین وہ بھی سارے عمران خان کے سپورٹرز ہوں گے. نہیں اوورسیز تو بہت سارے زیادہ تر ان کے ان میں تقریباً پاکستان میں بھی آپ کے سپورٹر زیادہ ہیں, لیبر ووٹر بھی. چلیں یہ الیکشن کمیشن کو بھی بتا دیں, لیبر پارٹی کی سپورٹ آدھی ہوئی ہے پاکستانیز میں. کیوں؟ فلسطین کی وجہ سے. تو پاکستانیز اپنا جو ہے وہ کرتے ہیں. پاکستان کے لیے خوش آئین ہے کہ پاکستانی کمیونٹی میں اتنا دم آ گیا ہے کہ کانگریس سے قرارداد حق پہ وہ منوا سکتے. اس دم کے پیچھے بھی کیا ہے؟ اب یہ کوئی یہ دم کی ہی بات ہے میرا خیال ہے. لیکن خرم دستگیر خان صاحب, 2 چیزیں ہیں, یہ یو این کی آربیٹری کونسل کی بات ہو یا یہ کسی اور کی بات ہو یا یہ لابنگ کی بات کی, حکومت کم از کم جو ہے وہ اس معاملے میں ناکام نظر آتی ہے ایک. اور دوسرا یہ جس قسم کا بجٹ آپ کی حکومت نے دیا ہے, میں آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے ہی رسپونڈ کرنے کو کہوں گی کہ آپ کو لگتا ہے کہ عوام کے اندر آپ کی پذیرائی ہوگی اس بجٹ سے یا اور زیادہ لاوا جو ہے وہ پھٹے گا آپ کے خلاف؟ جی میرا ایک سوال ہے جو تمام لوگ بجٹ پر بات کر رہے ہیں کہ 24 کروڑ پاکستانیوں میں سے کتنے لوگ ہیں جن کی تنخواہ ماہانہ 1 لاکھ روپیہ یا اس سے زائد ہے؟ بہت ہی قلیل تعداد. بہت سارے ہیں لیکن 24 کروڑ کے مقابلے میں بڑی قلیل تعداد ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو مڈل کلاس ہم کہہ رہے ہیں اور جن کے پاس جو اوپینین اپنا ایکسپریس کر سکتے ہیں. تو اگر یہ 1 لاکھ روپیہ ماہانہ لینے والے کا جو ٹیکس ہے جو 1250 روپے تھا, اس میں 1250 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے, وہ 2500 ہو گیا ہے, تو یہ اس پر ضرور احتجاج بھی آپ کر سکتے ہیں. مگر جو کھانے پینے کی چیزوں کے اوپر جی ایس ٹی لگا ہے, جیسے دودھ کے اوپر لگا ہے, اس کا بھی تو کچھ بتائے نا. پھر پیٹرول کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے, پھر دیگر سولر پینلز پہ نہیں لگا, ٹیکسٹ بکس پر نہیں لگا, پینشنر کی تنخواہ پہ نہیں لگا, کھاد پر نہیں لگا, جو ہیلتھ ایکوپمنٹ ہے یہ غلط کہا گیا آپ کے پروگرام میں, جو ہارٹ کے سٹینٹس ہیں ان پر نہیں لگا. اور ساتھ ہی یہ بھی بھول گئے کہ جو غریب ترین پاکستانی ہیں جن کو انکم سپورٹ پروگرام دیا جاتا ہے ان کے لیے 27% اضافہ ہوا ہے اور 600 ارب روپے اس سال ان کی سپورٹ کے لیے رکھے گئے ہیں.
تو لہذا یہ کہنا کہ جی یہ بالکل ہی کوئی غریب دشمن بجٹ ہے. لیکن ایگریکلچر پہ ٹیکس نہیں لگا خرم صاحب, ایگریکلچر پہ ٹیکس نہیں لگا. پھر جس طرح سے ایگزیمپشن دی گئی ہے, آپ نے دیکھا کہ سول ملٹری بیوروکریسی کو کہ وہ پراپرٹی کی ڈیلنگ اینڈ ویلنگ جو ہے ان کے اوپر ان کو ٹیکس نہیں ہے, عام آدمی جو خریدے گا اس کے اوپر ٹیکس ہے. پراپرٹی کا بزنس ڈاؤن ہوگا, اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ کیونکہ صرف ایک گروپ جو ہے وہ اس کے اوپر کام کر سکے گا. ٹول پلازا کے اوپر اشرافیہ کے اوپر بخش دیا گیا ہے, عوام کے اوپر زیادہ ٹیکس لگا ہے. بتائیے, مطلب آپ بتائیں نا کہ یہ استحصال کیوں پاکستان کے عوام کا ہو رہا ہے؟ دو باتیں. ایک تو ہے کہ آپٹکس, یہ سارے آپٹکس کے ایشوز ہیں جس کو ضرور حکومت کو ایڈریس کرنا چاہیے. اور اگر کوئی بجٹ میں مخصوص مفادات کی تحفظ کرتے کرتے ایسے کام ہو گئے ہیں تو انہیں درست بھی کیا جا سکتا ہے, اور میری توقع ہے کہ کیا جائے گا. لیکن یہاں جو ہے آپ دیکھیے کہ پینشن ریفارم شروع ہوا ہے, اور جو اصل ٹیسٹ ہیں اس بجٹ کے وہ ابھی آنے ہیں. وہ آنا ہے پہلا کام پرائیویٹائزیشن کا. اگر کوئی سنجیدہ معاملہ آگے بڑھتا ہے اگلے 5-6 مہینے میں تو پھر حکومت کی کامیابی ہوگی, کیونکہ وہ جو سینکڑوں ارب روپے ضائع ہو رہے ہیں ہر سال ان میں بچت کر کے عوام کو ریلیف دیا جا سکتا ہے, مڈل کلاس کو ریلیف دیا جا سکتا ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ اگر ہم یہ بھی شہباز شریف صاحب کا بہت بڑا ٹیسٹ ہے کہ وہ جو ہم SIFC 1.5 سال سے اب اس کو چلا رہے ہیں, اب وقت ہے کہ کیا اس کا کوئی نتیجہ آئے گا اگلے 5-6 ماہ میں کہ نہیں آئے گا. تو لہذا اگر یہ دو چیزیں ہوتی ہیں تو وہ بہت ایک مثبت پیش رفت ہوگی. اور تیسری چیز اگر ہم اس میں ایڈ کر سکیں جو کہ ٹیسٹ ہے جس پر یہ گفتگو ہوئی ہے کہ کیا حکومت پاکستان اپنے قرضے لینے کی رفتار میں کمی کر پاتی ہے یا نہیں, کیونکہ اس کا بھی پاکستان کی مہنگائی پر اثر ہے. اور اس کا جو براہ راست اصل میں جو ریلیف ہے وہ یہ ہے کہ اگر مہنگائی میں جو ہے کم از کم بڑھتی نہیں ہے, استحکام رہتا ہے, اور ہم شرح سود مزید کٹ کر سکتے ہیں, تو صرف 1% شرح جو سود کٹ کرنے پر کم از کم کئی 100 ارب روپے کا ریلیف. اس پہ میں نے واپس آپ کے یہ اویلیبل ہیں. لیکن یہ جو میں پھر دہراؤں گا کہ بجٹ میں جو غریب ترین طبقہ ہے اس پر کوئی نیا بوجھ نہیں ڈالا گیا. غریب ترین ہی ہے اب سب سر, امیر ترین ہے یا غریب ترین ہے, مڈل کلاس کا تو دم نکل گیا ہے, جو دم کی بات ہو رہی تھی پہلے. لیکن جھگڑا صاحب قرضوں میں کمی کر سکتے ہیں کیونکہ $25 بلین اگر میں اگین اعداد و شمار کا معاملہ ہے کہ وہ آپ کو پے کرنے اگلے کچھ عرصے کے اندر. قرضوں میں کمی اندرونی ہو یا بیرونی پاکستان کی حکومت کر سکتے ہیں. جو FBR کی کلیکشن ہے اس کا تقریباً 90% حصہ تو قرضوں کے انٹرسٹ میں دینا ہے. تو پھر آپ کہیں کہ دیکھیں حکومت نے جو ہے وہ اپنے اخراجات میں کوئی کمی کی ہوگی تو یعنی کہ آگے اور قرضے نہیں چاہیے ہوں گے. مجھے تو حیرت ہے خرم صاحب کیوں جو ہے وہ اتنا مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں. اس سے بہتر ہے کہ وہ کہیں کہ جی بڑا مشکل بجٹ ہے, ہمیں دینا ہے, آگے ریلیف ہوگا, لیکن ہم نے فیئرلی ایسے بنایا. لیکن فیئرلی نہیں بنایا. دیکھیں یہ جو پہلے انہوں نے کہا کہ جو ₹1,00,000 کماتا ہے اس پہ ٹیکس 1250 روپے سے 2500 روپے ہو گیا. ہاں جی ہو گیا, ڈبل ہو گیا. پہلے اعتراض یہ اٹھا تھا کہ جو سب سے کم ٹیکس بریکٹ پہ اوسطاً آپ نے ان کا ٹیکس سب سے زیادہ کیا, یہ ایک فیکٹ. اچھا کہا تھا کہ جو سب سے بڑے بریکٹ میں ہیں ان پہ ٹیکس نہیں. اور ان کا جو کلیم ٹو فیم تھا بجٹ دیتے ہوئے وہ یہ تھا کہ آسما آپ کی تنخواہ سے اگر آپ سیلریڈ ہے تو 35% کٹتا ہوگا, اگر آپ نان سیلریڈ یعنی آپ کا کانٹریکٹ ہے تو 45%, 45 نہیں تھا ابھی 45 کر دیا. انہوں نے کہا ہم نے سیلریڈ پہ ٹیکس نہیں بڑھایا, سب سے اوپر والا سلیب جو ہے وہ نہیں چینج کیا تھا. اچھا ہوا کیا 30 جون کو یا 29 جون کو بجٹ پاس کرتے ہوئے چپ کے رات کے اندھیرے میں ٹیکس پہ سر چارج لگا دیا 10% کا. بھئی اگر آپ نے آسما شیرازی کا ٹیکس 35 کے بجائے 38.5% لینا تھا تو ایک اور سلیب کریٹ کر دیں. یہی تو آپ کا دوگلا پن جو ہے وہ دکھاتا ہے. اچھا یہ بتائیں اس سب کا کوانٹم کتنا ہے؟ میں یہ بڑا ضروری پوائنٹ ہے. تقریباً 75 ارب روپے یہ اینڈ میں جو یہ سب سے جو ٹاپ بریکٹ پہ لگایا ہے, جو بھی ہماری مڈل کلاس ہوتی ہے, جو ایکچولی جو وہ لوگ ہوتے ہیں جو ٹیکس نہیں دیتے, وہ بڑے بڑے سرمایہ کار ہیں, یہ وہ سیلف میڈ لوگ ہیں. اچھا لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں 75 ارب روپے 80 ارب روپے انہوں نے جو تنخواہیں بڑھائی ہیں اکراس دا بورڈ, اس کا چاروں صوبائی حکومتوں پہ اور وفاقی حکومت پہ اور پینشنز پہ,
1000 अरब रुपए से ज्यादा का इम्पैक्ट है वो हम पे कर रहे हैं। अच्छा चलें, ये लोग कहीं और कुर्बानी दे रहे होंगे, आप या मैं प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस करें तो हमें सीवीटी देना पड़े, कोई सरकारी अफसर करे सिविल या मिलिट्री, उसको वो नहीं छूट देना, है, तो ये होने का। यही तो अच्छा यही तो चले, कह रहे हैं। पार्लियामेंटेरियंस इस माहौल में, हालांकि इसका क्वांटम ज्यादा नहीं होगा, आपने अपने एयर टिकट्स बढ़ा दिए, आपने अपनी फ्यूल अलाउंस बढ़ा दी, आपने अपने एयर टिकट्स को पेट्रोल खत्म सीमेंट के करने के ऊपर, सीमेंट पे भी को भी उसके ऊपर ये भी महंगा कर चीजें तो दिया। इमीडिएटली वापस लेनी चाहिए ताकि अच्छा, अब हो सकता है कि IMF PM कुछ कर हाउस ले, का खर्चा, हो सकता है IMF कुछ इसके ऊपर कर ले। खुर्रम साहब, मैं ब्रेक के बाद इस पे आती हूँ, क्योंकि आप बड़े खुश में हैं कि अभी तक अपोजिशन आपस में लड़ रही है और PTI भी आपस में लड़ रही है, इसलिए आपको एक अच्छा माहौल मिला हुआ है। लेकिन ये लड़ाई क्या ख़त्म होने वाली है, यानी कि बजट के बाद ये सब जमातें मिलने वाली हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे और ये तकसीम के ऊपर भी जो पार्टियों के अंदर है। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। खुर्रम साहब, इससे पहले कि मैं आपसे जवाब लूँ जो झगड़ा साहब ने कहा है, हाफिज़ साहब, अब असल मसला तो ये है कि आप कहते हैं हमने PTI के साथ नहीं बैठना, PTI के अपने अंदर इतनी लड़ाई है, इत्तफाक नहीं है। अवाम की इस वक्त जो रिप्रेजेंटेशन है, वो असम्बली हो या बाहर हो, वो कहाँ है? नुमाइंदगी कहाँ है? अडियाला। देखिए, ये मैंने वो अडियाला में है, मगर वो भी तो मतलब अंदर है ना, उनकी जगह भी तो किसी ने काम करना है। देखिए, मैंने कब कहा कि जमात उलमा इस्लाम किसी से नहीं बैठेगी? मैंने कहा वो अपना हाउस इन ऑर्डर करें, वो यकसुई पैदा करें और कमेटी तो बना और ऑफिशियली और रस्मी तौर पर आ जाए, एजेंडा लेके आए, हम वेलकम कहेंगे। मुज़ाकरात भी होते हैं, पाकिस्तान की तारीख़ में हुए हैं, बहुत से तल्ख़ हालात में हुए, लेकिन फिर देखते हैं कि आगे हम बढ़ सकते हैं। मैं कहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि दरवाजे बंद है और हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मुश्किल से मुश्किल काम नामुमकिन नहीं है, लेकिन मुश्किल से मुश्किल काम का हल है, मसले का हल है। कुछ तहफ़्फ़ुज़ात होंगे हमारे, उन उस तहफ़्फ़ुज़ात का इज़ाला कैसे कर सकेंगे? तो ये वो मसाइल है जिसका हल नामुमकिन नहीं है। और हुकूमत के साथ भी आपकी बातचीत चलती रही? हुकूमत के लिए नहीं, क्या बातचीत हुकूमत के साथ? हुकूमत के साथ मुलाकातें तो आपकी हुई हैं। मुलाकात तो क्यों, मुलाकात पर तो कोई पाबंदी नहीं है, कोई टैक्स भी नहीं है। लेकिन जहाँ तक हुकूमत में शामिल होना या बैठना या सपोर्ट करना, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल ये लड़ाई 1 साल की नहीं है, 2 साल की नहीं है, ये सिस्टम की इस्लाह की लड़ाई है। लेकिन आप कहते हैं नया इलेक्शन हो, हाफिज साहब, तो सवाल तो ये कह रहा हूँ ना, कि वहाँ जहाँ पे आप जीतते हैं वहाँ PTI जीती है, तो आपका शिकवा PTI के साथ है या? आप PTI से पूछिए, वो नया इलेक्शन का मुतालबा करते हैं या नहीं करते हैं? वो भी नया इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं। अगरचे PTI की हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, हम तो पूरे मुल्क की बात कर रहे हैं, हम तो सिर्फ KPK की बात नहीं कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा की। सर, वो नए इंतखाबात की बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि 45 के लिए ऑडिट करें और हम इसी इलेक्शन पे हमें आप जितवाएं। मैं वो तो उनकी अपना मौक़िफ़ है जो मैंने सुना है मुख्तलिफ दोस्तों से। मेरे साथ बैठे हुए साथियों ने कहा कि बिल्कुल नए इलेक्शन कराने में कोई कबाहत रज़ामंद है इस पे? हाँ, बिल्कुल कोई कबाहत नहीं है। ये अलग बात है कि वो पार्टी के अंदर क्या फैसला करेंगे। देखिए, इस मुल्क को अगर आप ठीक करना है, अगर आपने रास्ता रोकना है धांधली का, बेकायदगी का रास्ता रोकना है, तो तमाम इदारों को अपने आईनी हदूद में जाके काम करें। दुरुस्त बात। वो जुडिशरी हो, वो एग्जीक्यूटिव हो, वो मुकन्नना हो, वो एस्टेब्लिशमेंट हो, जाके अपने दायरे में रह के काम करें। हल्फ हम लेते हैं ना, जज भी हल्फ लेता है, जनरल भी हल्फ लेता है, सियासतदान भी हल्फ लेता है, उस हल्फ की पासदारी करें। जब एक आदमी हल्फ लेता है कि मैंने सियासत करनी है लेकिन मुल्क के लिए करनी है, मुल्क के नज़रिए के लिए करनी है, लेकिन वो मुल्क की तबाही के लिए कर रहा है, ऐसा ही है। तो वो अच्छा, तो गुरेज़ा है। एक आदमी हल्फ ले रहा है कि मैंने सियासत में मुदाखलत वो नहीं सही करनी हाफिज साहब, लेकिन उसके लिए फिर सियासी जमातों को भी करना है ना। लेकिन अब खुर्रम साहब, आपके को तो एक डिवाइडेड अपोजिशन मिल रही है, एक डिवाइडेड हाउस मिल रहा है। हाउस में सिवाय इमरान खान साहब की रिहाई की और कोई बात नहीं होती। उसके बावजूद आप देखें कि 100 दिन आपकी हुकूमत के हुए हैं और कारकर्दगी इस वक्त जो है वो सबके सामने है। फिर आप कारकर्दगी किस मयार पे जांचनी है? अगर आटे की कीमत 60 रुपए फी किलो कम हो गई है तो आप कहेंगे ये कारकर्दगी नहीं है? या अगर तमाम अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें जो हैं
وہ یا کم ہوئی ہیں یا رک گئی ہیں اپنی جگہ پر، یہ کوئی کارکردگی نہیں، یہ بہت بڑی کارکردگی ہے۔ یہ پاکستان کے عوام کا پہلا مطالبہ تھا اور ہے اور رہے گا کہ اس میں کمی کی جائے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی ہے۔ اب اس کی وجوہات پر ہم بہت جو کہتے ہیں نا قنوتی بن کر اس کو بہت ساری نکال سکتے ہیں کہ جناب یہ کونا ٹھیک نہیں تھا، وہ بہرحال ایک ریلیف آیا ہے اور وہ ریلیف انشاءاللہ جاری رہے گا، اور یہی حکومت کا ٹیسٹ ہے کہ مہنگائی کو روکنے میں کامیاب ہوتے ہیں نہیں۔ دوسرا ٹیسٹ اپوزیشن کا تھا کہ وہ اس بجٹ کے دوران کوئی تعمیری بحث یا سنجیدہ تنقید کر پاتے ہیں نہیں، لیکن اپوزیشن نے بجائے یہ کہ وہ فائنانس بل میں کوئی درست طور پہ امینڈمنٹ سجیسٹ کرتے کہ یہاں یہ ٹھیک نہیں ہے، یہاں وہ ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے صرف قومی اسمبلی میں بلوا کیا، فساد کیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ حکومت کو در حقیقت سوائے یہ کہ ہمیں شور سننا پڑا، لیکن حکومت کو کوئی سنجیدہ اپوزیشن کا سامنا نہیں کرنا پڑا بجٹ کے دوران۔ بلکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو حکومت کی آواری ہے، انہوں نے کچھ امینڈمنٹس پروپوز کی باقاعدہ طور پہ، لیکن اپوزیشن کی طرف سے کوئی سنجیدہ ریزسٹنس نہیں آئی۔ یہ بات تو ان درست کے ہے، اپنے گھر کے یہ بات معاملات درست ہے، ہیں۔ لیکن اور دوسرا میں یہ بھی کہوں، دیکھیے یہ بڑا آسان ہے کہنا کہ جی وفاقی حکومت اخراجات کم کرے، کیا چاروں صوبائی حکومتوں کا کام نہیں ہے کہ وہ اپنے اخراجات کم کریں؟ کیا ان کے اوپر، کیا وہاں جو ہے جو افتاد پاکستان کی وفاقی حکومت کی آئی ہے، کیا وہ چاروں صوبوں میں نہیں ہے؟ کیا ان کا فرض نہیں ہے کہ وہ اپنے معاملات کو درست کریں؟ لیکن وہاں تو چونکہ صرف خرچے کے لیے براہ راست محصولات ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، لہذا جو پاکستان کی پروونشل گورنمنٹس ہے، میں پنجاب کو اس سے استثنا نہیں دے رہا، ان کا جو کنٹرول ہے، ان کی جو ایفیشنسی ہے، اس پر بھی بہت بڑے سوالات ہیں۔ اچھا اب جھگڑا صاحب وہ جواب میں لے لیتی ہوں ان سے کہ ظاہر ہے ان کا اشارہ خیبر پختونخوا کی طرف ہے، سندھ کی طرف سے اور پنجاب کی طرف شاید نہیں ہے، لیکن اخراجات وہاں پہ بھی ہیں اور وہ محصولات کی بھی بات کر رہے ہیں، تو وہاں پہ بھی اخراجات تو کم ہمیں نظر میں آپ کو ایگزامپلز دے دیتا ہوں۔ خرم صاحب نے ایک پوائنٹ اٹھایا جس سے میں ایگری کرتا ہوں، اس سے وہ آگے جا سکتے ہیں۔ پینشن ریفارم وہ کر رہے ایگزیکٹ کاپی ہے جو خیبر پختونخوا میں ہمارے 5ویں سال میں ہم نے کیا تھا، 4 سال کی محنت کر کے، پولیٹیکل کیپٹل کر کے۔ مجھے ذاتی طور پہ وہ ہم نہیں کہتے سوشل میڈیا پہ گالیاں، پر آج تک جو ہے وہ وہاں پہ جو یہ سرکاری یونین کے نمائندے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں تیمور جھگڑا نے ہماری پینشن ختم کر دی۔ آج یہ لوگ پنجاب میں، بلوچستان میں، ایک سندھ رہتا ہے، تینوں صوبوں میں وہی کام ہو رہا ہے۔ دے شوڈ ہیو گون فردر۔ میرا مسئلہ نئے امپلائیز سے ابھی صرف نہیں ہے، وہ کام تو ہم نے کر دیا تھا۔ جو ایگزسٹنگ امپلائیز ہیں سیکرٹری فائنانس سے لے کے اخراجات پہ بھی دیکھیں، نہیں مجھے یہ 2 منٹ نہیں، مجھے یہ بتائیے آپ کا اصل مسئلہ جو ہے کہ آپ مقبول ترین بھی ہیں، آپ کے رہنما بھی مقبول ترین جیل میں ہیں، لیکن آپ کی پارٹی آپس میں دست و گریبان ہے۔ جب تک آپ اپنا مسئلہ حل نہیں کریں گے آپ یہاں کیسے بیٹھیں گے؟ کیونکہ آپ یہ دیکھیں، میں اخراجات پہ بھی 2 پوائنٹ اور بتا دوں۔ ایک یہ 10% خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ نے تنخواہیں زیادہ کی تھی، انہوں نے 25% زیادہ کر دی۔ خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ نے تو 100 ارب کا سرپلس چھوڑا ہے، سندھ نے 1 روپے کا نہیں چھوڑا۔ مسئلہ ہمارا کیسے ختم ہوگا جب ہر بار UN کے پاس جانا پڑے گا کہ بھائی میرے عدالتیں جو ہے وہ کس قسم کے فیصلے دے رہی ہیں، اور UN کو جو ہے وہ ورڈکٹ دینا پڑے گا، تو ہمارے ہاتھ میں آسماں ہے کیا؟ پھر جب ہم سڑکوں پہ نکلیں گے کہیں گے کہ یہ قانون اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں۔ ایک چیز یاد رکھیں، اس بجٹ کے بعد سڑکوں پہ ایٹ سم پوائنٹ عوام نے خود نکلنا ہے، جیسے بجلی پہ خیبر پختونخوا میں عوام سیاستدانوں کو نہیں چھوڑ۔ درست بات ہے، اور یہ ایک لاوا پک رہا ہے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا، اور اس لاوے کو جو پک رہا ہے یہ آتش فشانے سے صرف پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہی بچا سکتی ہیں۔ اگر وہ اپنے مفادات، اپنے تحفظات اور اپنی جو چیزیں اس سے نکل کے صرف عوام کے مسئلوں کے اوپر توجہ دے تو شاید معاملات جو ہے بہتر ہو سکتے ہیں۔ گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا۔